नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास अकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 12। यूनिट 3 चल रहा है हमारा ऑडिटिंग का, जिसका नाम है वाउचिंग। जी हाँ दोस्तों, वाउचिंग का हमारा लेक्चर 12 है ये, जिसमें आज हम अपना वाउचिंग चैप्टर फाइनली पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर 9 से ही हमने ये वाउचिंग शुरू किया था। 9, 10, 11, 12 4 लेक्चर्स लगे हमें ये पूरा वाउचिंग टॉपिक को कवर करने में। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी पुरानी वीडियोस वाउचिंग रिलेटेड देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या करेंगे हम डिस्कस, वाउचिंग के 3 मेन इंपॉर्टेंट एरियाज पे आज हम डिस्कशन करेंगे अपना। पहला होगा वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक, दूसरा होगा वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, और तीसरा होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस की वाउचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक से। देखिए दोस्तों, सेल्स बुक कह लें या फिर सेल्स बुक में हम क्योंकि क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स कह लें दोस्तों, मतलब एक ही है। हमें इसको समझना पड़ेगा कि सेल्स बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स। तो एक ऑडिटर की पोस्ट पे जब आप अपने क्लाइंट की ऑडिटिंग करने जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सेल्स रजिस्टर जो मेंटेन किया गया है, वो सेल्स रजिस्टर के अंदर जितनी भी सेल्स रिकॉर्ड की गई हैं वो सारी की सारी सेल्स एज पर सेल्स इनवॉइसेस हैं या नहीं हैं। तो सेल्स रिकॉर्डिंग एज पर सेल्स इनवॉइस, ये चीज आपको चेक करनी पड़ती है। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है कि सेल्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग सेल्स रजिस्टर में एंट्रीज हैं या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैपिटल आइटम की सेल आप सेल्स बुक में नहीं दिखा सकते। उसका रीजन क्या है, सेल्स बुक में एक तो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो यहां पे आती है, सिर्फ रेवेन्यू सेल्स ही रिकॉर्ड होंगी। अब ये क्या चीज होती है भाई, रेवेन्यू सेल्स वो सेल्स होती है जो कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी में किया करते हैं, जिसके लिए हमारा बिजनेस या हमारा धंधा जाना जाता है। कपड़े वाला कपड़ा बेच के रेवेन्यू सेल करता है, कंप्यूटर वाला कंप्यूटर बेच के, एसी वाला एसी बेच के रेवेन्यू सेल करता है, फर्नीचर वाला फर्नीचर बेच के, जूते चप्पल वाला जूते चप्पल बेच के, पर्दे वाला पर्दे बेच के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर आइटम जिसमें आप डील कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी सेल करते हैं तो वो कैपिटल आइटम कहलाती है, उसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉफिट आपके बड़े हुए दिखेंगे, वो गलत चीज है। दूसरी चीज, आपको टेस्ट चेक करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। अब ये टेस्ट चेक का मतलब होता है कि आप सैंपलिंग बेसिस पे कोई एक पर्टिकुलर बिल उठा के देख लेंगे कि आपकी जो क्लाइंट है उसकी सेल्स रजिस्टर में या सेल्स इनवॉइसेस में हर एक चीज प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं है, उसमें कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। तो टेस्ट चेक इन बिल्स ये आपको करना है। इसका मतलब आपको सारा नहीं करना है, एज पर सैंपलिंग करना है, जो आपके हाथ लग गया आप उसमें टेस्ट चेक कर सकते हैं। टोटलिंग चेक करेंगे, कास्टिंग चेक करेंगे। कास्टिंग का मतलब ही टोटल ही होता है सेल्स बुक की, कि सेल्स बुक में टोटलिंग में कोई एरर तो नहीं है। टोटलिंग एंड कास्टिंग यानी कि टोटलिंग चेक, आप टोटलिंग चेक करेंगे, ये आपका तीसरा स्टेप होगा। नेक्स्ट होगा सेल्स टैक्स ड्यूटीज कलेक्टेड थ्रू सेल्स इनवॉइस। जैसे जीएसटी होता है ना, हम सेल्स करते हैं तो जीएसटी हमें कलेक्ट होता है, आइदर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। रीजन, वो हमारी जेब में नहीं रहेगा, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है एज पर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, तो इसलिए उसे सेल्स में नहीं दिखा सकते, वो आपकी इनकम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आईडीटीज हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनका एक सेपरेट बुक प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूड है उसको आपको एक्सक्लूड करके दिखाना पड़ेगा। सेल्स बुक में आप उन चीजों को शो नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, it should be verified that all sale invoices are prepared on the basis of challan and then sale invoices are entered in the sales book and from there posted to their respective account। देखो, हम सभी जानते हैं चलान्स बनते हैं, हम बनाते हैं, जब भी हम सेल करेंगे हमें एक चलान प्रिपेयर करना पड़ता है। 3 लेयर्स में कॉपी बनती है उसकी, एक हमारे पास रहती है, एक ट्रांसपोर्ट वाले को जाती है, एक कस्टमर को जाती है। तो इस तरीके से वो चलान जो हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि हमने अब उसकी एंट्री करी है, अपनी सेल्स बुक में जो एंट्रीज हैं वो चलान के अकॉर्डिंग करी हैं। तो चलान्स वेरिफिकेशन ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली एंट्री हुई हो। अगर हमारी बुक्स में चलान के अकॉर्डिंगली एंट्री नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, उससे मिसमैच पैदा होगा, चलान में और सेल्स बुक में दोनों अलग अलग रिजल्ट देंगे, तो कन्फ्यूजन केओस पैदा हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ,
ये देखा जाए एक ऑडिटर के द्वारा कि सेल्स जो हमने करंट ईयर में करी है वो करंट ईयर में शो हो, अगले साल शो ना हो। होता क्या है, इस साल की सेल इस साल शो करने के साथ साथ या कई बार इस साल छुपा के ताकि इनकम को डिफ्लेट करके हम टैक्सेस कम बनाएं और अगले साल शो करें, ऐसी चालाकी नहीं करनी है। तो मिसमैच ऑफ सेल नहीं होनी चाहिए बिटवीन ईयर्स, मिसमैच ऑफ सेल्स, ये आपको चेक करना होगा कि कहीं कस्टमर आपका मिसमैच ऑफ सेल तो नहीं कर रहा। सेवेंथ, ऑल कैंसल्ड सेल इनवॉइस। अब भला ये कैंसल्ड सेल इनवॉइस क्या होती है? देखो कई बार गुड्स हमने बेचा है वो कैंसिल हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, रिटर्न आ गया, अदरवाइज कस्टमर ने मना कर दिया, किसी भी XYZ रीजन से, तो वो सेल कैंसिल कर दी जाती है। उसके जो हमने अगर इन्वॉइसेस क्रिएट कर लिए थे तो वो सारे इन्वॉइसेस जो हैं वो वेरीफाई हों ऑडिटर द्वारा कि वो कैंसल्ड इन्वॉइसेस एक्चुअल में कैंसिल हुए हैं या सिर्फ हाँ भाई उसको भी शो कर रहे हैं। Who should see that cancelled invoices are properly treated in the books, क्योंकि उसे सेल के फॉर्म में हम चढ़ा नहीं सकते। तो कैंसल्ड सेल्स चेक ये हमारा ऑडिटर के द्वारा किया जाने वाला नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है, लास्ट स्टेप, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड बी वेरीफाइड बाय गेटिंग कॉन्फर्मेशन फ्रॉम दी कस्टमर। अगर कस्टमर एग्री कर जाता है, वही सेम बात, सेल्स कर दी कस्टमर ने, वो रिसीव कर लिया, वहां से हमें कस्टमर की रिसीविंग रिपोर्ट आ गई, तो हम मानेंगे कि हाँ सेल्स हो गई है। तो कस्टमर वेरिफिकेशन माफी चाहूँगा, कस्टमर से वेरीफाई किया जाए कि हमारी जो यहाँ से सेल हुई है वो एक्चुअल में वहाँ तक डिलीवर हुई है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक, यू कैन कॉल इट एज वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट है वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर ऑडिटिंग के लेक्चर 11 में बताया था, वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स रिटर्न होती है। परचेज रिटर्न के केस में जैसे हमने पढ़ा था पहला कि डेट जिस दिन रिटर्न हुई है उसी दिन की डेट हमें वेरीफाई करनी होती है, सेम यहाँ पे भी है। डेट ऑन विच द गुड्स आर एक्चुअली रिटर्न टू अस, हमारे पास जो रिटर्न होके, देखो हमने माल बेचा, हमारे पास वो वापस आ जाता है, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो हमें डेट चेक करनी पड़ेगी किस दिन वो माल आया, उसके अकॉर्डिंगली क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमें इशू करने पड़ेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है। दोस्तों मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आई बटन पे जाके आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के मीनिंग को समझने के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर ऑडिटिंग का लेक्चर 11 जरूर देखिएगा। तीसरी चीज, गेट कीपर के रिसीट बुक देखेंगे कि जो माल आया है वो गेट कीपर की बुक में एंट्री हुई होगी, हमने रिसीव करा होगा जब, तो वहां से वेरीफाई करेंगे। और स्टोर कीपर ने जब उसे रिसीव किया होगा तो उसके रिटर्न इनवर्ड रजिस्टर में आएगा, स्टोर रिकॉर्ड में आएगा, 5th पॉइंट वो चेक करेंगे। उसकी एक एंट्री हुई होगी, कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होती है इसके अंदर हमारी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हमने डेटर का अकाउंट क्लोज किया होगा, सेल्स रिटर्न के अकाउंट को डेबिट किया होगा, रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को, वो देखना है। एंड लास्ट, गुड्स रिटर्न शुड फ्रॉम द पार्ट, हाँ जी, अब देखो गुड्स आ गया, आप उसे अपने पास रखोगे स्टोर करके अंडर योर क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में आपने एक बड़ा फेमस रूल पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट किया जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस के रूल से। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब भी हम गुड्स जो भी हमारे पास आता है उसे अपनी बुक्स में सेल्स प्राइस पे नहीं दिखाते, रादर उस वैल्यू का मार्केट प्राइस चेक करते हैं गुड्स का और कॉस्ट प्राइस, तो उसमें जो भी लीस्ट वैल्यू होती है उस पर हम अपने बुक्स में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी वाउचिंग डन होती है सेल्स रिटर्न की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये टॉपिक के बाद ये चैप्टर भी खत्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्सेज में बहुत फेमसली पूछा जाता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस की वाउचिंग किस प्रकार से होती है। देखो सबसे पहले समझते हैं कंसाइनमेंट क्या होता है। कंसाइनमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, एक पार्टी कहलाती है कंसाइनर और दूसरी पार्टी कहलाती है कंसाइनी। अगर आप ग्रेजुएशन में ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन में, तो यकीनन आपने कंसाइनमेंट कंसाइनी बेसिस के अकाउंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़े होंगे बीकॉम प्रोग्रामिंग में, ऑनर्स में मेरे ख्याल नहीं है, बीबीए में भी ये हैं अब हमारे आईपी यूनिवर्सिटी में। और अगर आप मास्टर्स में कर रहे हैं ये मेरे लेक्चर को अटेंड, तो आपको पता ही होगा ग्रेजुएशन में आपने ये कवर ज़रूर किया होगा। तो होता क्या है, जो गुड्स बनाने वाला होता है, जो गुड्स भेजने वाला होता है, वो होता है कंसाइनर। मैंने गुड्स बनाया लेकिन मैं उसे खुद सेल नहीं करता, मैं एक एजेंट हायर करता हूँ, एजेंट हायर करता हूँ, एक तरह से समझ लो मैं यहाँ पे कौन हो गया, गुड्स डिलीवर करने वाला, गुड्स डिलीवर करने वाला बनाया मैंने, अब मैं उसे डिलीवर कर रहा हूँ, मैंने उसे आगे प्रोवाइड करा दिया किसको, कंसाइनी को। कंसाइनी मेरे एजेंट के रूप में काम करेगा, मैंने जो गुड्स बनाया कंसाइनी उसको बेचने का काम करेगा। यूं समझ लो कि कंसाइनी मेरे बिहाफ पे गुड्स बेचता है,
जैसे समझ लो पेप्सी को ब्रांड मेरा है, पेप्सी को ब्रांड में पेप्सीज बनती हैं, वो पेप्सी जितनी भी बनती हैं उसे मैं खुद सेल नहीं करता, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग देखता हूँ, लेकिन उसे सेल करने का काम कंसाइनी देख रहा है। तो मैंने सारे पेप्सी के कंटेनर आगे कंसाइनी को भिजवा दिए, कंसाइनी अपने आप अपने एरिया के हिसाब से माल बेचेगा, तो बेचने वाला हो गया कंसाइनी। तो जब तक हमारा गुड्स कंसाइनी बेच नहीं देता तब तक हम उसे सेल कंसिडर नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। हमारे द्वारा माल कंसाइनी के पास चला गया, वो सेल नहीं है, वो सिर्फ हमारा माल किसी और के पास पड़ा है। अगर वो नहीं बिका तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि कंसाइनी वो माल हमें रिटर्न कर देता है, क्योंकि कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है राइट कि वो उस गुड्स को नहीं बिक रहा तो भाई कंसाइनी क्या करे, इसमें सेल नहीं आ रही। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए अगर हम कंसाइनर से कंसाइनी को गुड्स जाता है तो उसे एक्चुअल सेल कंसिडर नहीं कर सकते, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर आते हैं, सो द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। जैसे मैंने बताया कंसाइनर एक प्रिंसिपल की तरह है, एक सीनियर पर्सन की तरह है जो आदेश देता है कंसाइनी को कि आपको मेरे बिहाफ पे गुड्स को बेचना है, एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल, उसे सेल कंसिडर नहीं करेंगे। ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी, जब तक कंसाइनी गुड्स की बेचने की आपको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा देता तब तक आप उसे सेल नहीं करेंगे। कंसिडर द एंट्री ऑफ सेल शुड बी मेड इन दी बुक्स, यानी जब कंसाइनी बोल दे गुड्स बिक गया, माल बिक गया, तभी सेल एंट्री होगी। नाउ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट स्टिल लाइंग विद द कंसाइनी, जैसा मैंने बताया जो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा वो अभी भी कंसाइनी के पास पड़ा है। नाउ इट शुड बी टेकन इनटू क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें अपनी बुक्स में, कंसाइनर को अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक के अनुरूप अकॉर्डिंगली दिखाना पड़ेगा। सो अ सेपरेट बुक शुड बी मेंटेन टू शो द रिकॉर्ड ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, इसे बीच में सेल के साथ मत ऐड ऑन करिएगा, इसकी अलग से बुक बनाइएगा और अलग से इसको शो कीजिएगा, ये आपको अपने क्लाइंट के बुक्स में देखना पड़ेगा। एंड लास्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर द अकाउंट सेल इज रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, जो भी इंफॉर्मेशन कंसाइनी ने भिजवाया होगा कि यहाँ कितना माल बिका है, उतने ही गुड्स को आप सोल्ड मानेंगे बाय हिम, एंड बैलेंस को आप क्लोजिंग स्टॉक की तरह कंसिडर करेंगे। तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना चाहिए, शुड वेरीफाई द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस एज पर परफॉर्मा इनवॉइस, जो भी उसके परफॉर्मा या बिल्स बने हैं। गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में कि जो बाहर गुड्स गया है आउटवर्ड रजिस्टर चेक करें, एंड गुड्स विद कंसाइनी एंड अकाउंट सेल्स की कितना कॉरस्पॉन्डिंग गुड्स कंसाइनी के पास पड़ा है, वहां पे भी आप वेरीफाई करेंगे जब भी आप ऑडिटिंग करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज काफ़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगा मैं आपको कि आज हमारा यूनिट 3 काफ़ी लेंदी यूनिट था, बहुत ईमानदारी से हमने एक टॉपिक कवर किया, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 9th लेक्चर से लेकर 12th लेक्चर का अगर आपको वाउचिंग कवर करना है तो आप इन 3-4 लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा हमारे आई बटन पे क्लिक करके। और अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तरुण अनेजा क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस कभी भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।